वेलकम टू भाष्य आईक्यू एकेडमी। भाष्य आईक्यू एकेडमी में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं हम आज अपने नए, मतलब युद्ध नहीं है इसमें तो उद्देशिकाएं और प्रस्तावना है। जैसा कि कल मैंने आपको सिलेबस डिस्कस किया था कि मैं आपको कैसे कैसे धीरे धीरे एक एक पॉइंट आपको कवर करेंगे और पूरा सिलेबस आपको हम कवर कराएंगे। तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक और फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत होती है। तो आज का हमारा क्या चैप्टर है, मतलब टॉपिक का क्या नाम है? प्रस्तावना। तो आज हम प्रस्तावना से शुरू कर देते हैं। तो जैसे कि पॉलिटी में आप लोग जानते होंगे, इसकी तो बहुत अहम भूमिका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हर एक व्यक्ति को, हर एक भारतीय नागरिक को पता होना चाहिए कि आखिर हमारी प्रस्तावना में ऐसी कौन कौन सी बातें कही गई हैं, हमारे क्या अधिकार हैं, क्या हमारे राइट्स हैं, ठीक है, जिससे कि हम अपनी बात लोगों के सामने रख सके। लेकिन आप तो देख रहे हैं कि बहुत ही कम लोग ऐसे हैं, बहुत ही जिन्हें मतलब पता ही होता है कि हमारा संविधान क्या है, उसमें प्रस्तावना में क्या बातें कही गई हैं, ठीक है। तो आज मैं छोटे छोटे पॉइंटों से शुरुआत करूंगी और धीरे धीरे आपका पूरा सब सिलेबस जो है मैं कवर कराऊंगी, ठीक है। तो संविधान की प्रस्तावना, तो ये जो है एक अधिनियम के अधिनियम से इसे जो है उद्देशिका में शामिल किया गया था। और इसमें बहुत सारे आकांक्षाएं, आदर्श, व्यक्ति, इनकी सबकी मतलब बहुत भूमिका है, जो बहुत बड़े बड़े इनके नाम आप लोगों ने सुने होंगे। आगे आपको मैं अच्छे से डिस्कस करूंगी, उनकी सबकी बहुत अहम भूमिका है। तो इसमें क्या कहा गया था, जो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, इसमें जवाहरलाल नेहरू ने जब संविधान सभा में डेट थी 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने प्रस्तुत किया था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और फिर ये स्वीकृति से मिली थी 1947 में, 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकृत कर लिया गया था। फिर इसमें एक संशोधन होता है, तो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में इसमें कुछ बदलाव किए गए थे, कुछ चेंजेस लाए गए थे। तो उद्देशिका में कुछ चीजें जोड़ी गई हैं। क्या क्या जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन 1946 में प्रथम पैरा जो इसमें होता है, इसमें 2 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द। और जो छठा इसका पैरा होता है, उसमें अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। तो इसी के साथ इसमें संशोधन जो होते हैं वो पूर्ण होते हैं। तो अब जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, ये कुछ शब्दों से शुरू होती है। मैं वहां से इसको शुरुआत करना चाहूंगी। जो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को संविधान में ये फिर अधिनियमित करके इसे स्वीकृत कर लिया गया था। ये जो मैंने अभी तक जितना ये बोला है आपको ऊपर से नीचे तक, आप इसे नोट भी कर लीजिएगा। अब मैं इसके बारे में कुछ आपको पॉइंट्स बता देती हूँ, जैसे कि जो प्रीलिम्स पे पूछ ले जाते हैं, काफी फैक्ट होते हैं, तो वो मैं बताऊंगी। जैसे कि पूछ लिया जाता है कि 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कौन कौन से शब्द जो थे वो जोड़े गए थे, तो वो 3 शब्द थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जो हैं जोड़े गए थे। और पूछा जाता है हमारी जो उद्देशिका में है उसमें कितने प्रकार के न्यायों की बात की गई है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, ये 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। अगर बोला जाए स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई है उद्देशिका में, तो कहा जाएगा 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है उद्देशिका में। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, इन सब की आपको स्वतंत्रता प्राप्त है। और अगर समानता की बात की जाए कि समता कितनी प्रकार की होती है, तो वो 2 प्रकार की है। उद्देशिका में इसका भी जिक्र है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ठीक है।
एक होता है अखंडता और एकता और बंधुत्व। बंधुत्व जो की बात की गई है, बंधुत्व यानी कि एक, यानी कि भ्रांतत्व, यानी कि एकता की बात की गई है ना सब में, तो उसका एक बार ही प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार जो है ये प्री में बहुत माइन्यूट क्वेश्चन आते हैं जो कि हम लोग छूट जाते हैं लोगों से और नहीं वो जान पाते हैं, तो इसमें मैंने आपको वो डिस्कस किया है। तो अब इन्हीं चीज़ों को जो मैंने अभी आपको ये पूरी उद्देशिका बताई है डिटेल से, अब मैं इनको थोड़ा और डिटेल से आपको बताऊंगी, एक एक मतलब हर एक जो ये लाइन है इसका क्या मतलब है, क्या कहने का क्या अर्थ है, कैसे आप लोग समझ पाएंगे कि क्या होती है अखंडता, क्या होती है स्वतंत्रता, ठीक है। तो संप्रभुत्व क्या है, पंथ निरपेक्ष क्या है, लोकतंत्रात्मक क्या है आखिर, तो ये मैं आपको बताऊंगी एक डिटेल से। तो जैसे कि ये मैंने आपको वर्ड बताया था कि हम भारत के लोग, जैसा स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ठीक है, हम भारत के लोग, यहीं से शुरू करते हैं। जो ये शब्द है ये कहाँ से लिया गया है, हालांकि ये लिया तो कहीं से नहीं गया है, लेकिन इसका ये जो शब्द है ये मिलता जुलता संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर एक्ट की जो उद्देशिका है ये वहां से थोड़ा सा मिलता जुलता है। कैसे मिलता जुलता है वो लाइन भी मैं बताना चाहूंगी। हम संयुक्त राष्ट्र के लोग, उसके समान बोला गया है ये, ना कि वहां से लिया, समान बोला गया है ये। तो अब हम भारत के लोगों का क्या मतलब है ये बताती हूं मैं। जो भारत की जनता है उसे एक केंद्र बिंदु माना गया है, जो सारी शक्तियां होती हैं वो जनता में ही निहित होती हैं, ये शब्द ये मतलब होता है इसका, ठीक है। तो अब इसके साथ आगे बढ़ते हैं, जो एक नई हेडिंग है हमारी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब इसका क्या मतलब है, इसका रीजन मैं आपको बताना चाहूंगी ये क्या है। इसमें जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है उसमें ये बात कही गई है कि जो भारत की जो ताकत है, अंदरूनी अंदर की ताकत, मतलब कि जो उसके पास एक शक्तियां हैं कि, क्योंकि आप जानते हैं ना कि अंग्रेजों ने कितने सालों तक हमारे भारत पर शासन किया, तो जैसे कहते नहीं एक हर एक शख्स उस शासन से मतलब हिल गया, कितना टाइम लग गया निकलने में, बहुत समय लगा, इसलिए ये उद्देशिका बनाई गई, मतलब संविधान हमारा तैयार किया गया कि अब दोबारा कोई ऐसी शक्ति ना आ सके, कोई ऐसा देश खड़ा ना हो ठो कि हाँ वो फिर से हमें अपना गुलाम बना सके। तो इसलिए ये एक बनाया गई, एक नीति और नियम बनाए गए, जिसमें से एक छोटी सी उद्देशिका है जो हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए, हर एक नागरिक को भारतीय। तो वही मैं बता रही हूँ, इसमें जो आंतरिक शक्ति और बाह्य मामले, इनकी जो है विदेशी सत्ता ये इनके ही पास में है, ऐसा नहीं है कि किसी और के पास में ये रखी गई है। जो सारी जो प्रभुता होती है, जैसे प्रभुत्व की बात कही गई है, तो अपने भारत में जो प्रभुता की बात है वो जनता में निहित है, जिसका मतलब क्या है कि जनता, जैसे कि आप लोग समझते हैं जैसे चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, आप लोग वोट देने जाते हैं, एक नागरिक का कर्तव्य निभाते हैं, ठीक है। तो वही कहा गया, अगर आप लोग जिसे चाहते हैं उसे गद्दी पे बिठाते हैं, जिसे चाहते हैं आप लोग उसे गद्दी से हटा देते हैं, तो इसलिए जनता को स्रोत माना गया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारी हेडिंग होती है, कौन सी है, समाजवादी। तो समाजवादी मैं बताती हूँ, जो समाज अभी मैंने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले समाजवादी का। समाजवादी जो शब्द है ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया था, ठीक है, और भी शब्द जोड़े गए थे, लेकिन अभी ये टॉपिक ये आया है हेडिंग तो मैं इसे बताऊंगी, ठीक है। तो ये शब्द जोड़ा गया था। तो इसमें क्या होता है, भारत का जो समाजवाद है वो लोकतंत्रात्मक समाजवाद है। अब आप लोग कहेंगे लोकतंत्रात्मक समाजवाद, मैं बताती हूँ। एक जो होता है समाजवादी, जो होता है समाजवादी साम्यवादी। तो जो साम्यवादी में जो शक्तियां होती, साम्यवादी समाजवाद में जो शक्तियां होती हैं वो थोड़ा अधिक कठोर दिखाई गई हैं, उनमें जो नियंत्रण होता है राज्य का वो ज्यादा कठोर होता है। तो इसलिए भारत ने जो देखा, तो भारत ने सोचा कि मतलब मैं एक ऐसा मतलब नियंत्रण करूं अपने भारत पर जो थोड़ा लचीला हो, बहुत ज्यादा कठोर ना हो। तो लोकतांत्रिक समाजवाद का उसने चयन किया। अभी लोकतांत्रिक शब्द का मैं आगे जिक्र करूंगी अच्छे से। तो उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद का चयन किया जिससे कि ये थोड़ा मतलब कम कठोर हो, ठीक है। और यहाँ की जो व्यवस्था बोली जाएगी इसने मिश्रित व्यवस्था को जन्म देता है, भारत का जो ये समाज है, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट जो शब्द आता है पंथ निरपेक्ष। एक मिनट मैं उसे ओपन कर दूं। हाँ, ये पंथ निरपेक्ष, और ये भी हमारा जो शब्द है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, वही 1976 के द्वारा ये भी हमारी उद्देशिका में जोड़ा गया था। अब पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है किसी जो मतलब जो धर्म है किसी राज्य का, तो हमारे जो राज्य का कोई कहा जाए कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, धर्म सिर्फ होता है तो व्यक्ति का धर्म होता है,
राज्य का या किसी देश का वो धर्म नहीं होता है। अब जैसे कोई जैसे कह देता है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, हाँ हिंदू राष्ट्र से बोला जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुमत जो अगर कहा जाए ना तो वो हिंदुओं का ज्यादा है, इसलिए कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्य मतलब हमारा देश है या हमारे जो देश में जो राज्य हैं, अलग स्टेट हैं अलग अलग, वो भेदभाव करते हैं, नहीं, वो ऐसी कोई नीति नहीं अपनाते हैं कि हम नागरिकों के साथ, अपने नागरिकों के साथ भेदभाव करें, वो कोई भी ऐसी नीति नहीं अपनाते हैं, वो एकता ही रखते हैं। लेकिन हाँ, व्यक्तियों का अपना अपना धर्म होता है, कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, पारसी है, ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिनका अलग अलग धर्म है, ना कि राज्य का कोई धर्म होता है। ठीक है, अब अगला हमारा शब्द आता है लोकतंत्र। अभी मैंने बताया ना हमारे भारत का जो वो क्या बोलते हैं जो शासन है वो लोकतंत्र उसने चुना था, लोकतांत्रिक। तो अब वही लोकतंत्र पे मैं आती हूँ। तो इसका क्या मतलब होता है? अभी मैंने बताया कि लोकतंत्र का एक मतलब ये भी होता है, यही है कि इसकी जो शक्तियां होती हैं वो सारी शक्तियां जनता के हाथ में होती हैं। ठीक है, आप चाहें किसे आप जिताते हैं इलेक्शन में, किसे जिसे आप चाहें उसे हराते हैं। फिलहाल वोट देना तो हमारा एक कर्तव्य है, तो वो मैं कर्तव्यों को आपको बाद में जिक्र करूंगी। ठीक है, तो उसमें मैं अब्राहम लिंकन ने एक बात कही है, इनकी मैं बात कहूंगी। लोकतंत्रात्मक जो शासन है, लोकतंत्रात्मक शासन जनता के लिए जनता द्वारा स्थापित शासन है, जो कि लाइन लिखी हुई है। तो इन्होंने ये बताया कि जो सारी शक्तियां होती हैं वो जनता में निहित होती हैं। और भारत का जो निर्वाचन होता है, जो निर्वाचन में प्रतिनिधियों के माध्यम से जो शासन वासन चलाते हैं, उसमें जो है अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली, प्रतिनिधित्व प्रणाली इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे इसमें शब्द जुड़े हुए हैं। अब आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे कि लोकतंत्र क्या है। तो अगर आपसे पूछे कि भारत कैसा राज्य है, तो भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है और यहाँ पे जो शक्तियां हैं वो जनता में निहित हैं। ठीक है सॉरी। तो अभी अब नया एक एक हेडिंग है नई, गणराज्य। तो अभी मैंने आपको गणराज्य के बारे में बताया है, तो गणराज्य के बारे में मैं बताऊंगी, सॉरी। तो गणराज्य का मतलब क्या होता है कि जो हमारा राष्ट्रपति है तो ये कैसे चुना जाता है, इसका भी देखो इलेक्शन होता है। ठीक है, हाँ डायरेक्ट इसमें जनता तो वोट नहीं देती है, लेकिन फिर भी इसमें हमारे सांसद लोग तो वहां होते हैं, पार्लियामेंट में होता है। तो इसमें क्या कहता है, निर्वाचित किया जाता है। जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है यानी कि जो राष्ट्रपति, ये हमारा निर्वाचित किया जाता है, ना कि वंश के आधार पर चुन लिया जाता है। जैसे कि अभी लास्ट हमारे कोविंद थे, या इससे पहले भी बहुत राष्ट्रपति हो चुके हैं, तो क्या उनके ही मतलब आगे के आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा? नहीं। अब देखो एक जनजातीय महिला आ गई, ठीक है, मुर्मू, आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा उनका, तो वो हम गद्दी पर बैठ गई। लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पे वंश परंपरा नहीं चलती है, यहाँ पे निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, और जो इंग्लैंड में जो परंपरा होती है वो राजतंत्र होता है। वहां पे अगर राजा है तो राजा के बाद उसका पुत्र बैठेगा, उसका पुत्री, ऐसे ऐसे इसका वंश चलता रहता है। तो ये कहा गया है गणतंत्र, ये मतलब होता है इसका गणतंत्र का। यहाँ पे एक लाइन और नोट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन उद्देश्यों और आदर्शों को अंतर्विष्ट किया गया है उनकी व्याख्या मूल अधिकारों, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के अध्ययनों में की गई है। यानी कि इसमें यह कहा गया है जो मूल अधिकार है, हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, इनकी सभी में जो बातें हैं, इनका मूल मतलब जो सार तत्व कहा नहीं जाता है वो आपको पूरा प्रस्तावना में मिल जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि हर व्यक्ति को, हर नागरिक को पता होना चाहिए हमें हमारी उद्देशिका और वही प्रस्तावना के बारे में। ठीक है, तो अब हम आते हैं अखंडता। 3 शब्द मैंने बताए थे ना, जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो उसमें से एक शब्द आता है ये तीसरा वाला, अखंडता। ये भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। अब अखंडता का मतलब क्या होता है? अखंडता तो अभी मैंने आपको बताई है अखंडता की बात। ठीक है, ये व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है, राष्ट्र की एकता की बात करता है, एकता, अखंडता, ये सब इसमें बात कही गई है। ठीक है, और मतलब इसी के साथ जो ये सारे पॉइंट्स हैं वो तो समाप्त होते हैं, लेकिन मैं कुछ चीजें आपको बता देती हूँ। जो 26 नवंबर है उसको विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, तो ये जो हमारा संविधान सभा है इसे अंगीकृत और राष्ट्र को समर्पित भी किया गया था। अगर अंगीकृत वर्ड आ जाता है तो 26 नवंबर 1949 को आप टिक लगा सकते हैं, ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, विधि दिवस पूछ लिया जाता है कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और जो हमारे संविधान निर्माता थे जिन्होंने संविधान की रचना की थी, इनका ये मानना था ये कल्याणकारी राज्य की मतलब स्थापना करना चाहते थे।
जो कि इन्होंने कहीं ना किसी हद तक कर भी लिया। तो इनकी एक लाइन थी, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इन शब्दों पर आधारित थी, ठीक है। और इसमें जब जैसे, और ये हमारी उद्देशिका है, जैसे जो प्रस्तावना है, ये जो प्रस्तावना, इसमें एक बहुत मतलब आप जो सोचते होंगे संशोधन, जैसे 42वां संविधान संशोधन हुआ है, संशोधन अभी आप पढ़ेंगे कि बहुत सारे संशोधन होते हैं। तो संशोधनों की अगर मैं बात करूं तो संशोधन का क्या है कि मतलब किया जा सकता है, लेकिन एक जो चीज सही है उससे एक्सेप्ट किया जाएगा, और जो चीज गलत है उसे नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप जो चाहें वो उद्देशिका में डाल दे, जो चाहें वो हटा दे, तो ऐसा आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यही एक हमारा जो एक शब्द आएगा, बुनियादी ढांचा। ये जब मैं आपको बताऊंगी तो इसके साथ मैं आपको बहुत सारे केसेस भी बताऊंगी, किस मामले में किस बात को, किस चीज में बुनियादी ढांचे का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो इसी के साथ आज मैं अपने इस टॉपिक से विदा लेती हूँ। तो आप बताइएगा प्लीज कमेंट के माध्यम से कि आपको हमारी ये पॉलिटी कैसी लगी, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो वो भी हमें कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा, ठीक है। प्लीज हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।